हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आप सभी में बहुत से बच्चों के घर हो सकता है ईद का त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा होगा, तो आप सभी को ईद मुबारक हो स्टूडेंट। और आज आप लोगों का जो है ये मॉडल पेपर 2 है स्टूडेंट, जिसमें हमने आप लोगों के लिए जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन को लिया है। ये मॉडल पेपर कौन सा है? 2 है। और कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान। ब्रांच कौन सा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट। और पेपर कौन सा स्टूडेंट? तो पेपर 4th है, चतुर्थ पेपर। और इसका एग्ज़ाम जो है 1 अप्रैल को होने वाला है। और ये पेपर का नाम क्या है? तो मानव विकास का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप सभी लोगों को साथ साथ जो है नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के सारे सपने जो है पूरा करे। जो भी आप लोगों की मनोकामना है उसको जो है माता रानी जो है पूरा करे। आप लोग भी अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ, यही मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है स्टूडेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है? तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में स्टर्नर ने मानसिक लब्धि शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो बुद्धि लब्धि के जो जनक अगर हम माना जाए तो किसको मान सकते हैं? तो स्टर्नर को मान सकते हैं। देखिए 1912 ईस्वी में जो है बुद्धि लब्धि शब्द का भी प्रयोग हुआ था, और 1912 ईस्वी में जो है आप लोगों का विटामिन को भी खोजा गया था। ठीक है, विटामिन की खोज कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में खोज हुई थी। और किसने की थी स्टूडेंट? तो फंक ने की थी। ठीक है, फंक ने, कैसमिर फंक ने, इनका पूरा नाम क्या है? तो कैसमिर। ठीक है, कैसमिर फंक ने जो है 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। देखिए ये एक्स्ट्रा ज्ञान इसलिए आप लोग को देते चल रहे हैं कि आप ही में से बहुत से बच्चे जो है नेट की तैयारी करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं। आप लोग में से बहुत से बच्चे जो है बीएड कर चुके होंगे, साथ ही इस समय क्या होगा, वो फॉर्म भरकर अपना टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए 1912 ईस्वी में क्या है, स्टर्नर ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। व्यक्ति की शारीरिक आयु और बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंक प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति की जो शारीरिक आयु होती है और बुद्धि बौद्धिक आयु जो होती है उसका जो है उन्होंने एक परीक्षण जो है टेस्ट किया, परीक्षण किया। उसी से उन्होंने ये बताया कि जो है मानसिक आयु का अनुपात क्या है, बुद्धि लब्धि का जो है अंक जो है प्रदान करता है। तो अब देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बराबर बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, मानसिक आयु बटे में, अब देखिए यहाँ पर बटा तो इस तरह से नहीं ले रहा था तो मैंने ये क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो मानसिक आयु ऐसे आप लिख कर बराबर क्या है, नीचे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु, या ये इस यहीं पर क्या हो सकता है, यहीं पर शारीरिक आयु भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हमने फिर यहाँ पर भी इस तरह से लिख दिया है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, IQ यहाँ पर हो जाएगा, IQ बराबर क्या हो जाएगा, MA बटे में क्या हो जाएगा, CA इंटू 100। ये आपका फार्मूला है। देखिए अगर फार्मूला भी आप सही सही लिख देते, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को 2 नंबर में आ जाता, सिर्फ आप फार्मूला लिख देंगे तो भी आपको 2 में क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 में 2 आप आ जाएंगे। तो फार्मूला आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो है MA को हम कहते क्या है, तो मेंटल एज। MA को मेंटल एज यानी मानसिक आयु। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, मानसिक आयु, ये क्या हिंदी में। और ये CA का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल आयु, मतलब वास्तविक आयु। इसकी हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वास्तविक आयु। इस तरह से आप इसको पूरा डिफाइन कर देंगे तो आप लोगों को अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो 5 में आप लोगों को 4 डेफिनेटली मिल जाएगा। 1 नंबर। और कभी कभी क्या एग्जाम में अगर फुल फार्मूला के साथ और उसके एक एक शब्दों को आपने, जैसे MA बराबर क्या होता है, CA बराबर क्या होता है, आपने अगर पूरा डिफाइन कर दिया तो यहाँ पर आपको 5 में 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। जिस तरह से हमने लिखा है आप लोगों को उसी तरह से लिखना है, तो आपको एक भी नंबर जो है, एक भी मार्क्स जो है नहीं कटेंगे।
देखेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, भाषा विकास क्या है, भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। ठीक है, तो भाषा विकास क्या है यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में क्या है, भाषा का बड़ा महत्व है। हम सब एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम अपने विचार कैसे, अब जैसे देखिए मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या है, मैं भी आप लोगों को भाषा के जरिए ही पढ़ा रही हूँ ना, और आप क्या है मेरी बातों को सुनकर उसका अनुसरण कर रहे हैं भाषा के जरिए, फीडबैक आप लोग लिख कर देते हैं, तो वो भी क्या है भाषा के जरिए ही। जैसे आप लोग लिखते हैं ना कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, क्लास आप अच्छा लगा, ठीक है, नाइस क्लास, कुछ भी आप मैसेज करते तो क्या है सब आपका यानी विचारों का आदान प्रदान करना, यही क्या है भाषा। विचार हम कैसे या किसी से शेयर करेंगे, तो भाषा के जरिए ही करेंगे। ठीक है, भाषा इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुंदर एवं सुगम साधन है। भाषा ही क्या है, हम अपनी विचारों का जो है अभिव्यक्ति का एक सुंदर और सुगम साधन है। भाषा तथा विचार का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि भाषा विकास के अवरुद्ध हो जाने से विचारों का विकास भी क्या होता है, कुंठित हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए भाषा विकास जैसे किसी कारणवश, जैसे कुछ बच्चे होते हैं विकलांग हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या वहाँ पर उनका भाषा विकास क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, तो इससे क्या उनके विचार भी जो है कहीं ना कहीं कुंठित हो, जो वो अपने विचारों को जो है किसी के सामने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं ना जो गूंगे बच्चे होते हैं, तो वो क्या है इशारों में बात करते हैं, तो इशारा भी क्या है, इशारा भी एक तरह का भाषा ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि 1957 ईस्वी में नोम, ठीक है, नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास संबंधित जेनरेटिव ग्रामर, ठीक है, ये बुक का नाम है उनका, जेनरेटिव ग्रामर जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने मतलब कौन सा बुक नहीं, सॉरी, उन्होंने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो है मैंने लोगों के सामने रखा, जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, उसी के कारण भाषा के अध्ययन का क्षेत्र में एक नए उपागम का सूत्रपात हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है, जो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो ध्यान से सुनेंगे कि भाषा का विकास जो है मतलब सर्वप्रथम किसने लाया, तो याद रखिएगा कि नोम चॉम्स्की ने लाया। और दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, ये किस सन में आया, तो 1957 ईस्वी में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, 3 क्वेश्चन इसी से बनेगा कि जेनरेटिव ग्रामर जो है, जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो क्या बताएंगे, नोम चॉम्स्की ने दिया था। कब दिया था, 1957 ईस्वी में। देखिए इसी लाइन में क्या 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए भाषा विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो देखिए सबसे पहली अवस्था जो होती है क्रंदन। क्रंदन का मतलब क्या होता है, रोना। तो बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो पहले क्या होता है, पहले बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही बच्चा धरती पे आता है, तो पहला कार्य क्या होता है उसका, रोता है। अगर कोई बच्चा रोते नहीं है तो आप देखते हैं डॉक्टर उनको जबरदस्ती पैर पर जो है उल्टा लटका के पैर पर क्या करते हैं, नाखून वाले पोर्शन से, यानी जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं ना, उससे क्या करते हैं, उससे से मारते हैं ताकि वो बच्चे को चोट लगे। अब जो है तलवे में मारते हैं उनके, ठीक है, तलवे में उनको जैसे अंगूठी वाले उंगली से क्या करते हैं, उनको मारते हैं। तो उनसे मारने से क्या होता है, तुरंत उनका जो है मतलब स्टिमुलस जो है उत्तेजित हो जाता है, वो तुरंत ब्रेन को संकेत देता है, उनको चोट लगता है और तुरंत क्या करते हैं, बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा रोता नहीं है, जन्म लेने के बाद तुरंत अगर रोता नहीं है, तो उसके जो है लंग्स के विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं, उसके हार्ट के विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। और बच्चा क्या होता है, वो बच्चा जो होता है आगे चल के मंद बुद्धि वाला बालक हो जाता है। इसलिए जन्म के तुरंत क्या है बाद क्या है, बच्चों को रोना जरूर होता है, या डॉक्टर लोग तुरंत रुलाते हैं ताकि शुद्ध ऑक्सीजन जो है उसके लंग्स के जरिए जाए और लंग्स से मुंह से क्या हो, उसके जो भी गंदगी हो बाहर निकल पाए, वो रुदन कर पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिशु क्रंदन, पहला जो है भाषा की अवस्था है क्या है, क्रंदन। शिशु के जीवन का प्रारंभ क्रंदन और रुदन से होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया, अतः क्रंदन और रुदन को ही उसकी भाषा की प्रारंभिक रूप समझना चाहिए। आयु वृद्धि के साथ साथ शिशु का रोना चिल्लाना उसकी
आवश्यकताओं के साथ संबंध हो जाता है। तो सही बात है, पहले जन्म पे हुआ तो वो रोना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है तो क्या है, वो मतलब अपनी आवश्यकता, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनका आपने खिलौना छीन लिया, उनकी कोई प्रिय वस्तु छीन लेते, तब उस दौरान क्या करते हैं वो बच्चे, रोते हैं या फिर चिल्लाते हैं गुस्सा में, और उसके बाद या तो फिर ज़मीन पर लेट जाएंगे। ये सब चीज़ें थे, तो ये क्या उनकी आवश्यकता है, मतलब वो खेल रहे हैं तो खेलना क्या, खिलौना क्या हुआ, उनकी आवश्यकता हुई क्योंकि खेलने के लिए उनको क्या टॉयज़ की ज़रूरत है, खिलौने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जन्म के तुरंत बाद जो है जो रुदन होता है वही क्या है, वही जो है किसी भी बालक की जो है प्रारंभिक भाषा वही होती है। अगला देखिए हमारा दूसरा जो क्या है, बलबलाना। बलबलाना क्या है, तो बच्चों का रोना ही उसके बलबलाने या विस्फोटक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाता है, और बलबलाने से, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, बलबलाने से शब्द उच्चारण का भी विकास होता है। ठीक है, बच्चे क्या है, रोने के बाद क्या करते हैं, मतलब बलबलाना शुरू कर देते हैं। जैसे 3 महीने के जो बच्चे हो जाएंगे, 3-4 महीने का, आप देखेंगे गूं गा ब ऐसे करके क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो वही चीज क्या हुआ, उनका बलबलाना में आया। ठीक है, फिर क्या तीसरा क्या है, हाव भाव। रोने और बलबलाने के भांति हाव भाव भी बच्चों के भाषा विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चों में हाव भाव का अभिभाव बलबलाने के साथ साथ ही होता है। तो ये भी बात सही है कि बच्चे क्या है, खुश होते हैं तो आप उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के जानते हैं ना कि नहीं, बच्चा जो है खुश हो रहा है, ये इस बात से प्रसन्नचित्त हो रहा है, तो वो रोना बलबलाना के साथ साथ क्या है, बच्चों के जो हाव भाव भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, भाषा विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर क्या, शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या है, आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होने लगती। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उस तरह से क्या है, उसका जो शब्द है वो क्या है, बढ़ता जाता है, तभी तो वो शब्द सीख लेता है, फिर शब्द से फिर क्या करता है, वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, प्रारंभ में वह संज्ञाओं का जो है प्रयोग अधिक करता है। 2 वर्ष का बालक लगभग 50% से भी अधिक शब्द संज्ञा बोल लेता है। ठीक है, 2 वर्ष का बालक क्या होता है, जो है 50% से भी अधिक संज्ञा शब्द जो है बोल लेता है। देखिए फिर यहाँ पर देखिए नोट करके, स्मिथ, सर्ली, गेसेल और थॉम्पसन आदि ने बालकों के शब्द भंडार और शब्द चयन का अध्ययन किया। अब देखिए यहाँ पर कंपटीशन का क्वेश्चन ये बन सकता है कि शब्द भंडार और शब्द चयन का अध्ययन कौन कौन से जो है विद्वान ने किया, तो उसमें क्या है, आपका नाम क्या हो जाएगा, इसमें स्मिथ है, सर्ली है, गेसेल और थॉम्पसन है। ठीक है, ये चारों जो ऐसे विद्वान थे या ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, शब्द भंडार और शब्द चयन का जो है अध्ययन किया था। अब आइए बात करते हैं 5वें तक। 5वां क्या है आपका, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में क्या होगा, भाषा विकास की एक प्रमुख अवस्था वाक्य निर्माण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चुनाव कर वाक्य का निर्माण करता है। अनुभव और अध्ययन से पता चला है कि प्रारंभ में बच्चा केवल एक शब्द का एक पदी शब्द वाक्य बोलता है। एक शब्द का क्या है, एक पदी शब्द वाक्य जो है बोलता है। ठीक है, ये पांचों क्या थे, ये पांचों आपके जो है अवस्थाएं थी। किसकी अवस्थाएं थी, तो भाषा विकास की अवस्थाएं थी स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास और भाषा विकास की अवस्थाएं अधिकतर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के नियम बताइए। ठीक है, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के जो है नियम समझाइए या बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, तो सबसे पहले हम वृद्धि को समझते हैं कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना होता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना और फैलना होता है। यदि प्राणी के शारीरिक रचना में कोई बढ़वार का मतलब बढ़ना और शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़े, जैसे अंगों का बढ़ना ही क्या होती है, वृद्धि का होती है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, वृद्धि जो होती है एक अवधि के बाद रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा आप लोग कि वृद्धि जो है क्या है, वृद्धि जो है वह एक समय के बाद क्या होती है, एक समय के बाद जो है, एक समय के बाद रुक जाती है, यानी इसका एक निश्चित समय होता है। ठीक है, रुक जाती है, एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है वृद्धि।
लेकिन जो विकास होता है वो क्या है, आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब देखिए हरलॉक के अनुसार वृद्धि की परिभाषा क्या है, तो वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन, रचना एवं आकार में परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ हरलॉक ने क्या बताया कि वृद्धि का जो अर्थ है वो क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन, रचना एवं आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वृद्धि होती है वो कैसी है। एक अंतर और भी हो जाएगा कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है, जबकि विकास में क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन पाया जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए हम विकास को समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो देखिए विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है। देखिए विकास क्या है, कभी रुकता नहीं, जब मनुष्य जो है गर्भ धारण करता है या गर्भावस्था में पहुंचता है, तभी से जो है उसका विकास चलने लगता है और क्या है, जीवन पर्यंत तक जो है चलता रहता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक, विकास के अंतर्गत क्या आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, जो प्राणी में गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत तक दिखाई देते हैं। देखिए अभी आपको बताया कि जब बच्चा गर्भ में जाता है तो तब से लेकर क्या है, मृत्यु पर्यंत तक दिखाई देते हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था रचनात्मक तथा बाद की अवस्था विनाशात्मक होती है। विनाशात्मक परिवर्तन की परिचायक होती है। विनाशात्मक परिवर्तन की क्या होती है, परिचायक होती है। प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य कई गुणों से संपन्न हो जाता है। वास्तव में वे विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी विकास जो है आपका निरंतर चलता है और वृद्धि जो होती है वह क्या एक समय अवधि के बाद जो है रुक जाती है। ठीक है, ये याद हो जाएगा आप लोगों को। आपने कहा, हमने सुन लिया कि ये याद हो गया। अब देखिए जो है विकास की परिभाषा क्या है, तो मुनरो के अनुसार तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रादौर अवस्था तक गुजरता है। ठीक है, भ्रूणावस्था से लेकर क्या प्रादौर अवस्था तक गुजरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं विकास के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए विकास के नियम क्या हैं, तो पहला नियम क्या है, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। जैसे पहली अवस्था क्या होती है, विकास की पहली अवस्था जो होती है जो है भ्रूणा अवस्था होती है। क्या होती है स्टूडेंट, भ्रूणावस्था पहली अवस्था होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या होती है, आपकी शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, तीसरी अवस्था जो हो जाएगी आपका बाल्यावस्था हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, चौथी अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, वयसंधि हो जाती है। वयसंधि यानी जो है बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का प्रारंभ के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वयसंधि बोलते हैं। और पांचवी अवस्था हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो पांचवी अवस्था हो जाएगी आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था। ये क्या है, पांचवी अवस्था हो गई। छठी अवस्था हमारी क्या हो जाएगी आपकी, तो प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था छठी अवस्था हो गई। और सातवीं अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, तो वयस्क अवस्था। ठीक है, और आठवीं अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, वृद्धा अवस्था। ठीक है, वृद्धा अवस्था ये क्या है, आपकी आठवीं अवस्था है। ये जो है हरलॉक ने क्या किया है, हरलॉक ने 9 अवस्थाओं को दिया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक प्रौढ़ावस्था से पहले क्या हो जाएगा, युवा अवस्था आ जाएगा। एक अवस्था और जोड़ लीजिए यहीं पर क्रम में, यहाँ पर युवा अवस्था एक हो जाएगा। युवा अवस्था जैसे आप क्या है, युवा प्रौढ़ है। ठीक है, युवा प्रौढ़ है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगा, फिर वयस्कावस्था आएगा, फिर क्या वृद्धावस्था। तो हरलॉक ने क्या किया है विकासकालीन अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो 9 भागों में बांटा है। तो ये सीक्वेंस आप इसी तरह से याद रखिएगा। तो देखिए इसी सीक्वेंस के आधार पर क्या होता है, आपकी विकास की जो अवस्थाएं जो होती हैं अग्रसर होती हैं, यानी हर अवस्था में क्या है, विकास जैसे जैसे होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी वैसा वैसा क्या होता है, उनका विकास होता जाता है। फिर क्या है, विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। तो ये भी बात सही है कि विकास जो होती है वो क्या है, परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप
अनुरूप होता है। तीसरा क्या है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास होते हैं उसके प्रतिमान आगे भविष्य में क्या होंगे, उसकी जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जैसे भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आपका किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और फिर क्या है, वृद्धावस्था। तो इसमें क्या एक निश्चित क्रम जा रहा है ना, तो उसी चीज़ को, या तो फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि निश्चित क्रम का मतलब क्या हुआ कि सिर से लेकर पैर तक की, पैर तक के जो है एक क्रम में जो है विकास होता जाए। सबसे पहले क्या होता है, सर का विकास होता है, सिर की विकास होती है, फिर लास्ट में क्या होता है, पैर का विकास होता है। ठीक है, फिर क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर सातवां क्या है आपका कि विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आपको बताया कि विकास जो होती है कभी रुकती नहीं, वो हमेशा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर क्या विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है। विकास जो होते हैं एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर नवा क्या है आपका विकास प्रतिमानों में जो है स्थिरता पाई जाती है। दसवां क्या है, प्रत्येक विकास की अवस्था के विशिष्ट क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो ये देखिए, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मध्य बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास को समझाइए और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये बताना है। तो देखिए, मध्य बाल्यावस्था क्या होती, मध्य बाल्यावस्था मतलब कि जो है बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जन्म के बाद धीरे धीरे बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ समायोजित होने सीखने लगता है। ठीक है, तो जन्म के क्या होता है, कुछ दिन बाद जो होता है, जो बालक होता है वह भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण में क्या होता है, समायोजित अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। फिर अतः आवश्यक है कि उसके भीतर क्रियात्मक क्षमताओं और क्रियात्मक कौशलों का जो है विकास हो। खाने पीने, नहाने धोने, दौड़ धूप और खतरे की परिस्थिति में भाग निकलने के लिए बालक के भीतर शारीरिक क्रियाओं का विकसित होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो सही बात है कि अगर जैसे आपके ऊपर जो है खतरा अगर मंडरा रहा है तो क्या है, आप वहाँ पर खतरे के लिए मतलब खड़े रहेंगे कि मतलब खतरे में हम पड़ जाए। जैसे मान लीजिए सड़क से आप जा रहे हैं और बैल आ रहा है, तो आप उससे दूर हटेंगे कि उसको आप बुलाएंगे कि आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं ना करेंगे। तो यही चीज़ है। तो जो बच्चे होते हैं उसमें क्रियात्मक कौशल का विकास क्या, खाने पीने से चीज़ें, नहाने धोने से है, दौड़ धूप और खतरे की परिस्थिति में क्या हो, तो उनके अंदर ऐसी सारी क्रिया का विकास होना जरूरी है कि ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके। ठीक है, बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास में पाई जाने वाली 4 विशेषताएं अर्थात गति, शक्ति, ठीक है, शुद्धता, एक मिनट, हाँ रुकिए, ठीक है, क्या है, गति है, शक्ति है, शुद्धता और स्थिरता में वृद्धि की जांच करने के नियमित अनेक प्रकार के यंत्रों और परीक्षणों के निर्माण मनोवैज्ञानिकों ने किया। बच्चों के शारीरिक कौशल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है आपका हाथ का कौशल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पैर का कौशल। ठीक है, तो जो क्रियात्मक विकास है या क्रियात्मक कौशल है, शारीरिक कौशल है, तो आपका क्या हाथ के कौशल से होगा और क्या होगा पैर के कौशल से। अब देखिए, आइए हाथ के कौशल से कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हाथ के कौशल से जो है पहला क्या है स्वयं खाना, दूसरा क्या है कपड़े पहनना, तीसरा क्या है बाल संवारना, चौथा क्या है गेंद फेंकना, पांचवा क्या है चित्र कला दस्तकारी, छठवां क्या है लिखना। ये सब कार्य क्या होते हैं आपके हाथ के कौशल से होते हैं। अब देखिए पैर के कौशल क्या है, तो पैर के कौशल है आपका दौड़ना, ठीक है, कूदना तथा उछलना, सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, तैरना और नृत्य करना। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है पैर के कौशल है। इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता है, पैर के कौशल जो है ये है। ठीक है, पैर के कौशल। अब आइए देखिए हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निम्न है। पहला क्या है आपका बीमारी। तो देखिए बीमारी में क्या होता है, क्रियात्मक कौशलों और क्रियात्मक
विलंब होने का एक प्रमुख कारण क्या है? बालकों की बीमारी है। निस्संदेह शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास में गहरा संबंध होता है। तो ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जो शारीरिक विकास होता है और जो आपका क्रियात्मक विकास होता है, उनमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जो है कोरिलेटेड होते हैं या गहरा उनपे संबंध पाया जाता है। एक बालक जो प्रारंभ से ही स्वस्थ रहता है, उसके भीतर निश्चित समय पर क्रियात्मक क्षमताओं और कौशलों का अभिभाव होता है। ठीक इसके विपरीत यदि कोई बालक जो है बचपन की गंभीर बीमारियों जैसे टाइफाइड है, निमोनिया आदि का प्रभाव बालक पर बहुत दिनों तक बना रहता है, जिसके कारण उसमें क्या है, ठीक समय पर जो है शारीरिक कौशल का विकास नहीं हो पाता है और वो बच्चा क्या है, मतलब कि उसका जो भी क्रियात्मक विकास होगा वो जो है एक स्वस्थ बालक के अपेक्षा क्या होगा, धीमी गति से होगा। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, पोषण आहार का अभाव। तो पोषण आहार का अभाव में क्या हो जाएगा कि दिन, ठीक है, जिन हो गया, यहाँ पर दिन नहीं होगा, ठीक है, जिन बालकों का पोषाहार अर्थात पौष्टिक भोजन उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, उनके भीतर मांसपेशियों का विकास और शक्ति की वृद्धि ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और फलस्वरूप वो बालक क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। आप देखते हैं ना कि जो पेरेंट्स या जो माताएं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती, उनको समय समय पर जो है पौष्टिक आहार जो है नहीं खिला पाती हैं या उनका केयर नहीं ठीक कर पाती हैं, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों का जो है मांसपेशी का जो विकास होगा और जो भी ताकत होगी वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और बच्चा क्या होगा, फलस्वरूप देखने में क्या हो जाएगा, दुबला पतला। और वो बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा क्या ये करके हमेशा दिन भर जो है रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, उनको जो है अंदर से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या है, शारीरिक भार और आकार। तो क्या है, बालक के शरीर के भार और आकार अर्थात उसकी मोटाई और लंबाई का भी उसके क्रियात्मक विकास पर जो है कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो जैसे देखिए, जो बच्चे जो हुष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है, और लंबे तंबे होंगे तो उनका जो क्रियात्मक विकास जो है अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, तो जैसे आप देखेंगे वो बच्चे जैसे लंबे हैं तो किसी चीज़ को पकड़ना हो तो फट से पकड़ लिए, दौड़ना है, भागना है, खेलना है, कूदना है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला कौन सा है, तो कसे हुए वस्त्रों का प्रयोग जो है मतलब क्रियात्मक विकास के बालकों को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए, हरलॉक ने बालकों के क्रियात्मक विकास पर कसे हुए वस्त्रों का प्रभाव स्पष्ट करते हुए बताया है कि यदि बालकों को बहुत कसे हुए वस्त्र पहनाए जाए तो उनके हाथ पैर की जो गतिविधियां होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। भारी और कसे हुए जूते पहनाने से उनके पैर भारी हो जाते हैं, वह स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें हिला डुला नहीं सकते। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो बच्चों का जो कपड़ा होना चाहिए वो बहुत ही मतलब ढीला ढाला होना चाहिए, ताकि उनकी जो हाथ के जो है मूवमेंट हो जो गति हो वो अच्छे तरीके से हो जाए। और बच्चों को जो जूता चप्पल आप जो पहनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो हल्का होना चाहिए, कम वेटेज वाला होना चाहिए, ताकि वो अपने पैर की जो है एक्टिविटी को अच्छा से कर सके। फिर क्या, पांचवा आपका क्या है, पांचवा है व्यक्तित्व के शील गुण। ठीक है, पांचवा क्या है, व्यक्तित्व के शील गुण। तो इसमें देखिए कुछ विद्वानों, जिसमें वुल्फ जो थे वो प्रमुख विद्वान हैं, जिन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व को मतलब महत्व दिया था। का कहना है कि बालक की क्रियात्मक क्षमताओं और कौशलों के विकास पर उसके व्यक्तित्व के शील गुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे बालक की लज्जालुता, कायरता, निर्भरता और आक्रामकता आदि शील गुण उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एक बालक जो लज्जालु और दब्बू होता है वह दूसरे के सामने क्या होता है, वो मतलब चुपचाप बैठा रहता है। वहीं पर अगर कोई बालक जो है कायर है तो वो भी क्या करेगा, काम चोरी करता है। ठीक है। और वहीं पे क्या है, कोई बालक जो है निर्भय मतलब बिल्कुल निडर है, निर्भय है, तो वो देखेंगे वो मतलब बहुत निडर होकर हर चीज़ को बोलना चालना ये सब जो है शुरू कर देता है। अब आइए देखिए साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मंद बुद्धिता। तो मंद बुद्धिता में क्या हो जाएगा, तो मंद बुद्धिता में देखिए कि छोटे बालकों की बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह बतलाया गया कि क्रियात्मक विकास पर बालक के बौद्धिक स्तर का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बात 101% जो है सही है कि बच्चे अगर
मान लीजिए बच्चा अगर मंदबुद्धि का है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्टिविटी जो है इतनी आसानी से नहीं कर सकता है जितनी आसानी से क्या है एक नॉर्मल बच्चा करता है। अगला फिर पॉइंट क्या है, भय। कभी कभी बच्चों को ऐसी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है जिनके लिए उनके स्नायु परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। स्नायु मतलब उनका नर्वस सिस्टम जो है परिपक्व नहीं रहता है। बच्चे ऐसी क्रियाओं को करने का न तो इच्छा रखते हैं और न ही अपने ऊपर उनको जो है पूरा भरोसा रहता है। जैसे भय के कारण क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने ऊपर भरोसा, जैसे आप ही में से बहुत लोग जो होते हैं कि भयभीत रहते हैं कि इस काम को हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो भय के कारण क्या होता है, जैसे अगर हमारे अंदर डर ना हो तो हम कोई भी काम करने से क्या है हेजिटेट ना हो। आज क्या है, आज जैसे भय ने भी क्या है अपनी जो है सीमा जो है क्रॉस कर ली है। तो आप देखते हैं ना कि आजकल जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो परिवेश में हो रहा है, आए दिन देखते हैं मतलब मर्डर ये सब चीज़ें क्या है, तो उनके अंदर डर नहीं है, उनको कानून का डर नहीं है, उनको अपने आप का डर नहीं है, तो कुछ भी कर ले रहे हैं। अगला देखिए 8वां क्या, मांसपेशी नियंत्रण के अवसर का अभाव। तो जिन बच्चों में जो है मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है और तो वो क्या है वो उनके ज़रिए भी क्या होता है उनका क्रियात्मक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या है 9वां क्या, सीखने के अवसर की कमी। तो सीखने के अवसर की कमी का मतलब क्या हुआ कि बहुत से बच्चों को वो मौका नहीं दिया जाता है कि वो कोई चीज़ सीख पाएँ, ठीक है? अपने अंदर जो है हुनर उसको जो है वो मतलब किसी के सामने जो है प्रदर्शित कर पाएँ। तो इस अवसर का भी अभाव होने से क्या है क्रियात्मक विकास जो है प्रभावित है। प्रोत्साहन का अभाव, जैसे कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है और उसको मतलब प्रोत्साहित लोग नहीं कर पाते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है उस बच्चे के अंदर जो है क्रियात्मक कौशल क्रियात्मक कौशल करने का जो है अभाव जो है पाया जाता है स्टूडेंट। देखिए ये आज आप लोगों का जो है 6 क्वेश्चन हमने शॉर्ट दे दिया है, तो इसमें से है कि क्वेश्चन आप लोगों के आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। सब लोग अच्छे से पेशेंस के साथ पेपर को गंभीरता से आप लोग पढ़िएगा और जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ रहा हो उसको अच्छे से आप लोग लिखिएगा। अब देखिए अब आप लोग क्या सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का जो है OMR पे एग्ज़ाम होगा। तो OMR पे एग्ज़ाम आप लोगों के लिए क्या है मतलब बहुत ही एक तरह से मान लीजिए पढ़ेंगे डेली तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर डेली अगर पढ़ाई आप लोगों की नहीं हो पाएगी तब आप लोगों को क्या होगा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे क्या है अगर एक ऑप्शन सही है तो सही है, अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आप नीचे चले जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि उस वहाँ भी 75 क्वेश्चन आप लोगों को आएगा OMR पे भी। और उसमें से आप लोग अगर मेरे चैनल से आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पिछले साल क्या 68 तक क्वेश्चन जो है बच्चों ने सही किया था कि हम इतना प्रैक्टिस आप लोगों को यूट्यूब पर करा देते हैं। तो आप लोग जो है चैनल से अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोग पहले से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से मतलब क्वेश्चन को पढ़ के तैयार दीजिएगा एग्ज़ाम। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सभी को ऑल द बेस्ट। मेरे सभी बच्चे अच्छा करें पेपर, यही मैं जो है माता रानी से मेरी प्रार्थना है। और एक बार फिर से आप लोगों को ईद मुबारक हो। और साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म का जो है नवरात्रि, इस समय नवरात्रि भी चल रहा है तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में, अगली क्लास और अगला सेमेस्टर आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।